व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री की बुक का 10th चैप्टर, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। और अगर चैनल की कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को। आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, उपनिवेशवाद और देहात का अर्थ। इस चैप्टर का अर्थ जानते हैं पहले हम, उपनिवेशवाद और देहात का अर्थ। दोस्तों, उपनिवेश शब्द जो है, उपनिवेशवाद शब्द जो है दोस्तों, उपनिवेश शब्द से बना है। उपनिवेश शब्द का अर्थ होता है दोस्तों गुलाम बनाना किसी को। ठीक है, और उपनिवेशवाद का अर्थ होता है दोस्तों गुलाम बनाने वाली विचारधारा, यानी कि गुलाम बनाने वाली जो विचारधारा होती है उसे ही हम कहते हैं उपनिवेशवाद। और जो देहात शब्द है दोस्तों, ये इस्तेमाल किया जाता है पिछड़े ग्रामीण इलाकों के लिए। जो पिछड़े हमारे ग्रामीण इलाके होते हैं उनके लिए दोस्तों हम इस देहात शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ जानते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो था वो 1757 में हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, 1757 में। ये हमेशा दोस्तों इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है प्लासी के युद्ध से। और आपके 12th के एग्जाम में नहीं बल्कि और भी जब आप आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहां भी दोस्तों प्लासी के युद्ध के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो याद कर लीजिए दोस्तों कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1757 में। और इसके अलावा दोस्तों इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और ब्रिटिशों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका प्लासी का युद्ध। और इसी प्लासी के युद्ध के बाद दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेजों ने कर व्यवस्था को स्टार्ट कर दिया, भारत में टैक्स सिस्टम को स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही बंगाल पर विजय इन्होंने प्राप्त किया अंग्रेजों ने, तो कर व्यवस्था को इन्होंने यहाँ लागू कर दिया। और उस टाइम पे दोस्तों अंग्रेजों के समय काल में 3 प्रकार की कर व्यवस्थाएं प्रमुखतः उस टाइम पे मौजूद थी, जिन्हें हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा पहला टॉपिक। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, भूमि बंदोबस्त उस टाइम में 3 प्रकार के थे। जो भी कर व्यवस्था थी वो 3 प्रकार की थी। 3 प्रकार के भूमि बंदोबस्त से ली जाती थी। सबसे पहला दोस्तों हमारा था इस्तमरारी बंदोबस्त। दोस्तों, इस्तमरारी जो बंदोबस्त था इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी जरूर आता है स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में। तो दोस्तों इस बंदोबस्त को दोस्तों 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया था। ठीक है, और ये दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तर कर्नाटक के भूभाग में लगभग 19% भूभाग में स्थायी बंदोबस्त उस टाइम पे लागू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दूसरे टाइप का बंदोबस्त था हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था को दोस्तों 1792 में लागू किया गया था असम, मद्रास, मुंबई के प्रांतों में। और ये दोस्तों औपनिवेशिक भारत की भूमि का 51% ये भाग होता था। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त में क्या होता था दोस्तों, बेसिकली इसमें ऐसा होता था कि एक किसान को टैक्स देना पड़ता था सरकार को। और किसान क्या करते थे, जमींदार को टैक्स देते थे, और जमींदार जो है दोस्तों सरकार को टैक्स देता था। इस व्यवस्था में ऐसा होता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, सीधे रैयत यानी कि किसान। ठीक है, सीधे किसान से जो है दोस्तों राज्य सीधे कर वसूल करता था। और एक महालवाड़ी व्यवस्था भी थी दोस्तों, जो कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती थी, पूरे गांव के लिए होती थी वो। उसमें पूरे गांव जो है इकट्ठा करके कर दिया करते थे। तो ये भी व्यवस्था थी उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत और पंजाब में। इसके अलावा दोस्तों औपनिवेशिक भारत की भूमि का 30% भाग ये था इसमें। ठीक है, तो यही थे दोस्तों हमारे भूमि बंदोबस्त। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले दोस्तों डीपली जान लेते हैं इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस्तेमारी बंदोबस्त को 1793 में दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। और इस बंदोबस्त में क्या था कि किसान और जमींदार और राज्य, किसान और राज्य के बीच में बिचौलिए का काम करते थे इसमें जमींदार। ठीक है, भारत में दोस्तों औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया। और यही वह प्रांत था जिसमें ग्रामीण समाज को पुनर्स्थापित करने संबंधी अधिकारियों की व्यवस्था तथा राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयास उस टाइम पे किए गए थे। इसके अलावा दोस्तों 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ स्टार्टिंग में किया गया था। उस टाइम पे वहाँ के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इन्होंने दोस्तों क्या करा, जमींदार को जो है प्रमुख रूप से कर संग्रह करने के लिए, किसानों से कर संग्रह के लिए इनकी व्यवस्था की गई जमींदारों की।
इसे सूर्यास्त विधि भी कहा जाता है। दोस्तों सूर्यास्त विधि ऐसी थी कि सूर्य के जैसे आपको अगर टैक्स देने की एक डेट दी जाती थी, कर देने की, जैसे अगर आपको डेट दी गई है कर देने की 20 अक्टूबर, तो आपने क्या करना पड़ता था कि 20 अक्टूबर को सूर्यास्त यानी कि सूर्य के अस्त होने से पहले आपने टैक्स वहाँ कर व्यवस्था जमा करनी पड़ती थी। ठीक है, तो यही थी दोस्तों हमारी सूर्यास्त विधि। इसके अलावा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि को जो है उस टाइम पे निश्चित कर दिया गया था, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी, क्योंकि दोस्तों सरकार जो है जमींदार से जो है पैसा लेती थी और जमींदार जो है किसानों से राजस्व वसूल करते थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई, यानी कि जो जमींदार थे उनको घाटा हुआ इससे कुछ कुछ बहुत ज्यादा, क्योंकि दोस्तों ये टैक्स नहीं दे पाए इस समय पर। ठीक है, तो यही था हमारा टॉपिक दोस्तों, इस्तेमारी बंदोबस्त। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के कुछ उद्देश्य, इनके बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों अगर इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू करने के उद्देश्यों के बारे में बात की जाए, तो दोस्तों ब्रिटिश कंपनी का एक उद्देश्य इसमें ये था कि वो बंगाल के नवाब राजाओं तालुकदारों के साथ इस बंदोबस्त को लागू करके उन पर नियंत्रण करना चाहते थे। ठीक है, और इसके अनुसार क्या हुआ दोस्तों, उस टाइम पे कंपनी को अस्थायी रूप से राजस्व की राशि नियमित रूप से उस टाइम पे प्राप्त करनी थी, इसलिए दोस्तों इस बंदोबस्त को लागू किया गया। इसके अलावा दोस्तों बंगाल विजय की समय परेशानी को दूर करने के लिए भी इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और 1770 में बंगाल की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था दयनीय तथा संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रही थी, उससे निपटने के लिए भी दोस्तों इस व्यवस्था को उस टाइम पे लागू किया गया। और इसके अलावा दोस्तों अकाल की स्थिति की पूर्ण आवृत्ति होने के कारण कृषि उस टाइम पे नष्ट हो रही थी और व्यापार पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। इसके अलावा कृषि निवेश के अभाव क्षेत्र में राजस्व संसाधन का अभाव हो गया। कृषि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए ही इस बंदोबस्त को उस टाइम पे लागू किया गया था। तो ये थे दोस्तों कुछ उद्देश्य इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू करने के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, इन्हें नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा कि स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को क्या लाभ हुए। ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को लाभ। अब दोस्तों स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को क्या लाभ हुए कि जमींदार जो है दोस्तों भूमि जो थी उसके वास्तविक स्वामी बन गए थे, और उनका ये जो अधिकार था वंशानुगत हो गया था, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश तक का। ठीक है, उनके मरने के बाद उनके पुत्र को जो है जमींदारी मिल रही थी। ठीक है, जमींदार जो है दोस्तों अंग्रेजों की जड़ें भारत में मजबूत करने में मदद करने में लगे हुए थे उस टाइम पे। और जमींदार जो है दोस्तों जब जब जमीनों के मालिक बन गए, तो वह कृषि में रुचि लेने लग गए और भारत में उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिससे अंग्रेजों को राजस्व प्राप्त करने में और अधिक पैसा मिलने लगा, जिसका लाभ जो है सीधे सीधे भारतीय जमींदारों को भी हुआ। और इसके अलावा कंपनी को प्रतिवर्ष निश्चित आय की प्राप्ति होने लगी, जो जमींदार द्वारा दी जाती थी, और बार बार लगान की दरें निर्धारित करने का झंझट भी उस टाइम पे खत्म हो गया था। तो ये सारे जो दोस्तों लाभ थे जो कि स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदारों को हुए थे, तो इन्हें भी नोट कर लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो अब हमारा टॉपिक है स्थायी बंदोबस्त कि किसानों पर बुरे प्रभाव, यानी कि किसानों पर बुरे प्रभाव इस स्थायी बंदोबस्त के क्या पड़े। सबसे पहला बुरा प्रभाव ये पड़ा दोस्तों कि किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। जमींदारों के नियंत्रण में ही किसान आ गए। जमींदार क्या कर रहे थे उस टाइम पे, किसानों का बेरहमी से बहुत ज्यादा शोषण करने लग गए थे। इसके अलावा दोस्तों किसानों का जमीन पर कोई हक नहीं रहा, वो सिर्फ जमीन पर एक मजदूर की तरह बनकर रह गए। ठीक है, लगान की दरें उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण वो दिनों दिन गरीब होते गए किसान। और किसानों के पास अपनी जमीन बचाने के लिए कोई कानूनी अधिकार भी उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों समाज में आर्थिक और सामाजिक शोषण बढ़ता गया, जिसके कारण किसान गरीब और जमींदार धनवान बनते चले गए। तो इतने टाइप से दोस्तों किसानों पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। जमींदारों का पूर्ण रूप से दोस्तों किसानों पर नियंत्रण हो गया, और किसानों का बहुत ज्यादा शोषण होने लगा। किसान मजदूर टाइप के हो गए अपनी ही जमीन पर। ठीक है, तो ये सारे बुरे प्रभाव जो है दोस्तों किसानों को हुए इस स्थायी बंदोबस्त से। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ, दोस्तों जमींदार ठीक समय पर राजस्व क्यों नहीं दे पाते थे एवं उनकी जमीनें क्यों नीलाम कर दी जाती थी, इस बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आता है, इसे भी नोट कर लीजिए। दोस्तों देखिए क्या होता था उस टाइम पे उत्तर बंगाल में दोस्तों 1793 में, जैसा कि आपको पता ही है, स्थायी बंदोबस्त यानी या इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया गया। इस व्यवस्था को लागू करने के बाद दोस्तों बहुत सारी जमींदारियां नीलाम होने लगी। ठीक है, और उसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण तो यह था दोस्तों कि स्थायी बंदोबस्त में लगान की रकम बहुत ज्यादा होती थी और राजा लगान नहीं चुका पाता था, उसकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाता था उस टाइम पे। ठीक है, जमींदारों ने दोस्तों भूमि सुधारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। उन्होंने क्या करा कि जिससे वो भू राजस्व जमा करने में लापरवाही करते रहे, और इससे उनकी जो बकाया राशि थी जो राज्य को देनी थी वो बढ़ती गई, और स्वराज को वसूल करने के लिए कंपनी के अधिकारी उनकी भूमि को नीलाम कर दिया करते थे।
और दोस्तों जो भी मतलब टैक्स है अपने उसको वसूल करने के लिए क्या करते थे, राज्य के लोग जमींदारों की भूमि को नीलाम कर देते थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राजस्व की दरें और मांगे बहुत रखी गई थी, क्योंकि सरकार सोचती थी कि बाद में राजस्व की मांगों को बढ़ाया नहीं जा सकता था। यानी कि सरकार का ये मानना था कि हमें अभी से ही टैक्स की मांगे, राजस्व की मांगों को ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि टाइम टाइम पे हम उसे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में दोस्तों एक रकम तय की जाती थी पहले ही, तो उन्होंने रकम थोड़ी ज़्यादा रख दी, जिस वजह से दोस्तों जमींदारों को किसानों से उतना राजस्व वसूल करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, जिस कारण से वो राज्य को पूर्ण रूप से राजस्व नहीं चुका पाई। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा टॉपिक कि जमींदारों की भूमि क्यों नीलाम की जाती थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा जमींदारों की शक्तियों पर नियंत्रण, यानी कि जमींदारों की शक्तियों पर नियंत्रण किस तरीके से किया जाता था। ठीक है, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियां भी होती थी उस टाइम पे, उन्हें भंग कर दिया गया उस टाइम पे। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अलावा दोस्तों सीमा शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया, जो जमींदार लगाया करते थे, जिससे दोस्तों जमींदारों को लाभ हुआ करता था, उसी सीमा शुल्क को सरकार द्वारा कम कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों उनकी कचहरियों को कंपनियों द्वारा चयनित कलेक्टरों की देखरेख में रखा गया, और स्थानीय पुलिसों का अधिकार खत्म कर दिया गया, जिसका प्रयोग करके जमींदार शासन व्यवस्था चलाते थे। यानी कि स्थानीय पुलिस भी दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे जमींदारों के शासन के लिए, और उसे ही दोस्तों सरकार ने समाप्त कर दिया, जिस वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। ठीक है, कलेक्टर समय के साथ साथ सभी प्रशासनिक कार्य करने लगे। यदि जमींदार एक बार कर अदा नहीं करता था, तो कलेक्टर तुरंत उसे सामान भेज दिया करते थे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारों की स्थिति, अब यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, जमींदारों की स्थिति में गिरावट के कारणों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जमींदारों की स्थिति में गिरावट के कारण क्या थे। सबसे पहले राजस्व की राशि बहुत अधिक थी। ठीक है, और जमींदार इसे उस टाइम पे जमा कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उनकी जमीन को जो है दोस्तों नीलाम कर दिया जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कृषि उपज के भाव कम थे, जिससे जमींदार किसानों से निर्धारित कर वसूल नहीं कर पाते थे। फसल खराब होने पर भी राजस्व जमा करवाना पड़ता था, जिससे जमींदारों को तो घाटा उठाना पड़ता था, या उनकी जमीन नीलाम भी कर दी जाती थी उस टाइम पे। किसानों से कर न मिलने पर दोस्तों जमींदार मुकदमा करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे, और वो मुकदमा लंबा चलने से उन्हें भी घाटा होता था। ठीक है, तो ये दोस्तों जमींदारों की स्थिति में गिरावट के कुछ कारण थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, नोट कर लीजिए दोस्तों इन्हें भी। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों अब जानते हैं हम कुछ विधियों के बारे में, जैसे कि सूर्यास्त विधि थी। दोस्तों सूर्यास्त विधि में क्या होता था, जैसे कि आपको एक डेट दी जाती थी टैक्स कर चुकाने की। जैसे आपको डेट दे दी गई 20 अक्टूबर, तो आपको उसी दिन 20 अक्टूबर को सूर्यास्त यानी कि सूर्य के अस्त होने से पहले आपको जो है अपना टैक्स देना पड़ता था। ये व्यवस्था जमींदारों के ऊपर लागू होती थी। राज्य को जमींदारों को सूर्य के अस्त होने से पहले टैक्स देना पड़ता था, दी हुई तारीख के अनुसार। जैसे 20 अक्टूबर की तारीख उन्हें दी गई है, तो 20 अक्टूबर को ही सूर्य के अस्त होने से पहले दोस्तों उन्हें जो है टैक्स देना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उनकी जमींदारियों को की संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, अब दूसरा शब्द है दोस्तों हमारा तालुकदार। तालुकदार जो है दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तालुका जिसका अर्थ होता है जिला, और दार जिसका अर्थ होता है स्वामी, यानी कि इसको हम जोड़ देते तो तालुकदार का अर्थ है जिले का स्वामी। तालुकदार एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका मुख्य कार्य क्या होता था, एक जिले से राजस्व एकत्रित करना। ठीक है, जैसे हमारा डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसी तरीके से दोस्तों उस टाइम पे तालुकदार होता था। ठीक है, अब तीसरा शब्द है हमारा दोस्तों रैयत। रैयत का अर्थ होता है दोस्तों किसान। ये शब्द दोस्तों अंग्रेज इस्तेमाल करते थे। बंगाल के अंदर रैयत जमीन को खुद नहीं जोता करते थे, बल्कि भूमिहीन किसानों को पट्टे पर देकर के भूमिहीन किसानों से जुतवाया करते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो रैयत का अर्थ है दोस्तों किसान। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हमारा टॉपिक है दोस्तों बर्दवान में की गई एक नीलामी की घटना। ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है दोस्तों, ये इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा जरूर। दोस्तों बर्दवान में नीलामी क्या हुई थी उस टाइम पे दोस्तों, जैसा कि ब्रिटिश कंपनी के अनुसार स्त्रियां संपत्ति नहीं ले सकती थी। ठीक है, स्त्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जिस कारण दोस्तों बर्दवान के राजा ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा अपनी माता जी का नाम कर दिया गया। तो मतलब उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे अंग्रेजों का नियम ये था कि स्त्रियों से संपत्ति नहीं ली जाती थी। यानी कि अंग्रेज क्या करते थे, स्त्रियों की संपत्ति नहीं लेते थे। और उस टाइम पे बर्दवान के राजा ने क्या करा, इसी चीज से बचने के लिए उसने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा अपने माता के नाम पर कर दिया, ताकि कुछ उस हिस्से को अंग्रेज ना ले। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फलस्वरूप राजस्व की रकम बढ़ाई गई,
कंपनी के द्वारा उनकी भूमि की नीलामी आरंभ कर दी गई तो जमींदार अपने ही लोगों ने ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया उसे। बाद में कंपनी के अधिकारी को राशि देने से साफ इनकार कर दिया गया। विवश होकर अधिकारियों ने पुनः नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी, जहां राजा के लोगों ने पुनः उक्त प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और उनकी पुनरावृत्ति के अंततः जब बोली लगाने वाले थक गए तो उस भूमि को कम कीमत पर ही वर्धमान के राजा को बेचने पड़े। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों 1793 से 1801 के बीच बंगाल की चार बड़ी जमींदारियों को नीलामी से एक वर्धमान की जमीन थी जिसमें बहुत बेनामी खरीद हुई, जहां 95% से अधिक फर्जी बिक्री थी। ठीक है, तो इस टाइम पे दोस्तों बंगाल में काफी ज्यादा नीलामियां हुई और उसमें ही हमारी ये बर्दवान की नीलामी भी शामिल है, जिसमें बर्दवान के राजा ने क्या किया, क्योंकि उस टाइम पे स्त्रियों से संपत्ति नहीं लेते थे अंग्रेज, तो बर्दवान के राजा ने अपनी माता के नाम पर अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपनी माता के नाम पर उस टाइम पे कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों हमारा आपका नया टॉपिक है, जमींदार अपनी संपत्ति को नीलाम होने से कैसे बचाते थे। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो किस तरीके से जमींदार किस तरीके के कार्य करते थे अपनी संपत्ति को नीलाम होने से बचाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले फर्जी बिक्री के द्वारा जमींदार द्वारा अपनी जमीन को नीलाम होने से वो बचाते थे, फर्जी बिक्री के द्वारा। ठीक है, फर्जी बिक्री एक इसमें बहुत ज्यादा प्रमुख इनका तरीका था, जिसके कारण दोस्तों जमींदार अपनी जमीन को नीलाम होने से बचाते थे। इसके अलावा दोस्तों जमींदार अपनी जमीनों को घर की महिलाओं के नाम पर भी कर दिया करते थे, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे अंग्रेजी कानून के अनुसार जो है महिलाओं से संपत्ति लेने का अधिकार उन्हें नहीं था। ठीक है, जमींदार नीलामी एजेंटों के साथ मिलकर जोड़ तोड़ कर लिया करते थे। और इसके अलावा दोस्तों जमींदार नीलामी में अपने आदमियों से अन्य की तुलना में बहुत अधिक बोली लगाकर नीलामी को प्रभावित किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों जमींदार अपनी नीलामी जमीन पर अन्य लोगों पर कब्जा नहीं करने देते थे और लठियाल वर्ग के नए खरीदारों को मार कर भगा देते थे। यानी कि जमींदार का एक वर्ग हुआ करता था, लठियाल कहते थे उसे। ये क्या करते थे दोस्तों, ये लाठियों से मार मार कर जो भी खरीदारी करने आता था उन लोगों को भगा दिया करते थे। ठीक है, तो ये एक सारे तरीके थे दोस्तों जिन तरीकों से जमींदार क्या करते थे, अपनी जमींदारी को नीलाम होने से बचाते थे। तो इन पॉइंट को नोट कर लीजिए दोस्तों, ये एग्जाम में जरूर आएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा पांचवी रिपोर्ट। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा जरूर। पांचवी रिपोर्ट क्या थी दोस्तों, 1813 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन संसद में पांचवी रिपोर्ट पेश की, जिसमें दोस्तों टोटल 1002 पेज, 800 से अधिक जमींदारों व किसानों की अर्जियां शामिल की गई। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य जब बंगाल का प्रशासन संभाला, तब से इंग्लैंड में उसके प्रति क्रियाकलाप व बारीकी से नजर रखी जाने लगी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी ये पांचवी रिपोर्ट, इसमें 1002 पेज थे। दोस्तों जानते हैं आखिर इसमें था क्या। दोस्तों पांचवी रिपोर्ट की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसकी विशेषताओं में शामिल है, भारत में कंपनी के एकाधिकार का इंग्लैंड में विरोध किया जाने लगा और इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड के अन्य राजनीतिक दलों का भी इसमें हस्तक्षेप होने लगा। निजी व्यापारियों का भारतीय बाजारों के प्रति आकर्षण होने लगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी पर कुप्रशासन का हुआ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और पांचवी रिपोर्ट कंपनी के शासन का इंग्लैंड में वाद विवाद का आधार उस टाइम पे बनी। तो दोस्तों पांचवी रिपोर्ट की ये कुछ विशेषताएं थी, इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि पांचवी रिपोर्ट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों अब बात करते हैं पांचवी रिपोर्ट की आलोचना के बारे में, इसकी बुराई क्यों की गई। दोस्तों पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद को जन्म दिया। ठीक है, इस रिपोर्ट में दोस्तों बंगाल में कंपनी के शासन को उजागर किया गया तथा जमींदारी के पतन का वर्णन भी किया गया। चाहे जमींदारी नीलामी के समय अपने एजेंट द्वारा नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमीनों को बचा लेते थे, लेकिन दोस्तों पांचवी रिपोर्ट से काफी विवाद उठ खड़ा हुआ उस टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कंपनी के विरुद्ध ब्रिटेन के व्यापारियों के विरोध के दबाव से ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का फैसला भी उस टाइम पे कर लिया। ठीक है, तो ये थी कुछ आलोचनाएं दोस्तों पांचवी रिपोर्ट की। आई होप आपको ये समझ में आए होंगी, इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में, कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का मद्रास में क्या प्रभाव हुआ। अगर दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो इस व्यवस्था के कारण दोस्तों मद्रास में कृषकों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई बहुत ज्यादा। इससे दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। इसके अलावा कृषक गरीब एवं ऋणग्रस्त के जाल में फंस गए। इस व्यवस्था के कारण दोस्तों मद्रास में लगभग 1 करोड़ 80 लाख एकड़ जमीन पड़ती रह गई। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है दोस्तों, 1 करोड़ 80 लाख एकड़ जमीन पड़ती रह गई थी। इस व्यवस्था के कारण कृषि की स्थिति में काफी उस टाइम पे गिरावट आ गई। तो यही दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था का मद्रास पर कुछ बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव पड़े। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए।
अब दोस्तों जानते हैं मुंबई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है, मुंबई में भी सन 1819 से 1827 ईस्वी तक दोस्तों मुंबई में गवर्नर एल्फिंस्टन थे, जिन्होंने 1818 में पेशवा के राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को उस टाइम पे यहाँ लागू किया, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों पहाड़ी लोग, यानी कि पहाड़ी लोगों की बात की जाए तो दोस्तों जानते हैं पहाड़ी लोगों के बारे में कि पहाड़िया लोग कौन थे उस टाइम पे। दोस्तों जो पहाड़ी लोग थे ये राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। राजमहल की पहाड़ियां दोस्तों वर्तमान पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद हैं। बुकानन यानी कि फ्रांसिस बुकानन थे, उनके अनुसार ये पहाड़ियां अभी भी प्रतीत होती थी और यात्री भी वहां जाने से डरते थे। अन्य लोगों के प्रति उनका व्यवहार शत्रुतापूर्ण था। उनकी जीवन पद्धति निम्नलिखित प्रकार की थी, यानी कि दोस्तों फ्रांसिस बुकानन ने जो है दोस्तों इन पहाड़िया लोगों का जिक्र किया था कि उनका जो व्यवहार था वो शत्रुतापूर्ण था। जो भी बाहर से वहां व्यक्ति आते थे उन्हें वो शत्रुतापूर्ण रूप में देखते थे और उनकी जीवन पद्धति भी बहुत अलग टाइप की थी, ठीक है। तो ये राजमहल की पहाड़ियों में रहा करते थे पहाड़िया लोग, जो कि वर्तमान पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये इनकी मतलब जीवन पद्धति थी दोस्तों पहाड़िया लोगों की इस प्रकार थी। दोस्तों ये क्या करते थे, जंगल की उपज पर ये निर्भर थे और झूम खेती किया करते थे। झूम खेती दोस्तों आप जानते होंगे, जिसमें कि वनों को काट के कृषि की जाती थी। तो उस टाइप की कृषि दोस्तों ये पहाड़िया लोग भी किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों पहाड़िया लोग क्या करते थे, ये लोग खाने के लिए जंगल से महुआ के फूल, रेशम, लाल काठ, कोयला बनाने के लिए लकड़ी भी इकट्ठा किया करते थे। पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पौधों पर वह पशुओं को चारागाह के रूप में प्रयोग करते थे। आभा काल के समय स्थानों पर हमला किया करते थे। लोगों को शांति स्थापित करने के लिए खिराज दिया करते थे। फिर आज एक टैक्स हुआ करता था जो पहाड़ी लोगों का था, यानी कि दोस्तों इन्हें लोग जो है खिराज नामक एक टैक्स दिया करते थे ताकि शांति स्थापित हो सके, क्योंकि दोस्तों अन्य गांवों पर आक्रमण कर देते थे और शांति स्थापित करने के लिए वहां के लोग जो है इन्हें खिराज दिया करते थे टैक्स के रूप में, ठीक है। भूमि को साफ करके झाड़ियों में आग लगाकर या उसकी राख को खाद के रूप में ये प्रयोग में लाते थे। और दोस्तों जैसे जैसे जंगल खत्म होते गए और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे इनका जीवन मुश्किल होता गया, इनका इलाका छोटा होता गया और इनकी जीवन पद्धति नष्ट होती गई, ठीक है। और दोस्तों खाने की फसलें दाल, ज्वार, बाजरा भी ये लेते थे। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पृथ्वी भूमि के रूप में उस समय खाली छोड़ दिया करते थे, ठीक है। यानी कि उस समय के लिए ये उस भूमि पर कृषि नहीं करते थे, उसे खाली छोड़ देते थे और जब उसमें उपज हो जाती थी, जब वो उन्हें लगता था कि अब ये उपजाऊ हो चुकी है, तब बाद में उसमें ये उत्पादन करते थे। तो ये थे दोस्तों आपके पहाड़िया लोग, उनके बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में जो कि फ्रांसिस बुकानन ने हमको बताया है, वो हमने यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको दोस्तों ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों संथालों का आगमन। संथाल भी बहुत पॉपुलर रहे दोस्तों। 18वीं सदी के दशक में पहाड़िया लोगों के समक्ष नई समस्या उभर कर आ गई, जो थी संथालों का आगमन, ठीक है। दोस्तों ये संथाल क्या करते थे, ये जमीन को जोतकर चावल और कपास को उगाया करते थे और जंगलों को काट के इमारती लकड़ी निकाला करते थे। ये संथाल राजमहल के निचले क्षेत्रों पर आकर बस गए थे, इसलिए क्षेत्र में रहने वाले पहाड़िया लोगों को और पीछे जाना पड़ा, जैसा कि दोनों जनजातियां थी, ठीक है दोस्तों, दोनों ही जनजातियां थी, ये पहाड़िया भी और संथाल भी। संथाल कहाँ रहने लगे, राजमहल की पहाड़ियों के नीचे, और जो पहाड़िया लोग रहते थे वो राजमहल की पहाड़ियों के ऊपर रहते थे। इस कारण दोस्तों वो डर गए थे और वो अपने स्थान से पीछे खिसकने लग गए थे पहाड़िया लोग। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों दोनों झूम खेती कृषि करते थे, लेकिन फर्क इतना था कि पहाड़िया लोग खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, जबकि संथाल लोग दोस्तों खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। संथाल एवं पहाड़िया के बीच काफी दिन तक संघर्ष हुआ, ठीक है। तो ये थे संथाल लोग दोस्तों, जो कि 18वीं सदी में आ गए थे राजमहल की पहाड़ियों में, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा संथालों की बसावट। अब दोस्तों संथालों की बसावट किस प्रकार की, जानते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों कंपनी अधिकारियों का ध्यान संथालों की ओर गया, जिसे उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों पर जंगल साफ करने के लिए आमंत्रण दिया था, क्योंकि यह संथाल स्थायी कृषि करते थे तथा हल भी चलाते थे। कंपनी द्वारा 1832 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ियों के निचले भाग में बसने के लिए एक बड़ा क्षेत्र दामिनी कोह दे दिया गया इन्हें, संथालों को। उस भूमि को कहा गया दामिनी कोह। इस जगह को संथालों का भूमि घोषित कर कथा सीमाओं का सीमांकित कर दिया गया, ठीक है। अब जानते हैं दोस्तों संथाल विद्रोह के बारे में कि संथालों ने विद्रोह क्यों किया। दोस्तों जब सरकारी अधिकारियों, जमींदारों, व्यापारियों पर अत्याचार तथा शोषण किया गया, जिसके विरोध संथालों के एक विद्रोह का आरंभ किया। इसे ही संथाल विद्रोह कहा जाता है दोस्तों उस टाइम पे, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। यह विद्रोह दोस्तों 1855 से लेकर 1856 के मध्य प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर थोड़ी सन की मिस्टेक है, इस मध्य में स्टार्ट हुआ था ये दोस्तों। और इसका नेतृत्व दोस्तों सिद्धू और कान्हू, दो इनके जो लीडर थे संथालों के, उन्होंने किया।
इसके अलावा दोस्तों इस विद्रोह के अंतर्गत सरकारों ने जमींदारों के समायोजन के घरों को लूटा, खदानों को छीना। सरकारी अधिकारियों के इस विद्रोह को दबाने के लिए मारपीट करके उनका दमन प्रारंभ किया गया, जिससे विद्रोह करने वाले वैसे संताल और अधिक उग्र हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करा सिद्धू और कान्हू, दो जो लीडर थे संथालों के, उन्होंने, और पूरे संथाल लोग इनके साथ एकजुट हुए। तो यही था दोस्तों हमारा संथाल विद्रोह। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों उस टाइम पे क्या हुआ कि संतालों के जो सिद्धू और कान्हू जो इनके लीडर थे, उन्हें जो जो है संतालों ने ईश्वर के भेजे हुए दूत के रूप में माना, और उनमें बहुत ज्यादा उनके के ऊपर इन्होंने विश्वास किया, और उनको संतानों को ये लगा कि यही लोग जो है दोस्तों हमें शोषण से मुक्ति दिलाएंगे। ठीक है, और संताल जो है दोस्तों अस्त्र शस्त्र तीर कमान भाला कुल्हाड़ी आदि लेकर एकत्रित हुए, और अंग्रेजों तथा जमींदारों को धमकी के साथ 3 मांग प्रस्तुत उन्होंने उस टाइम पे की। पहली मांग थी दोस्तों उनका शोषण बंद किया जाए, दूसरी मांग थी दोस्तों उनकी जमीन वापस की जाए, और तीसरी मांग थी दोस्तों उनको स्वतंत्र जीवन जीने दिया जाए। ठीक है, तो ये मांगे थी दोस्तों प्रमुख संथालों की अंग्रेजों के प्रति। इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों। कंपनी द्वारा इन चेतावनी पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण संथालों ने जमींदारों साहूकारों के विरोध में सशस्त्र विद्रोह आरंभ कर दिए। ठीक है, अब विद्रोह के दमन के बारे में जान लेते हैं कि संथाल विद्रोह का दमन कैसे हुआ। दोस्तों जब संथाल विद्रोह काफी तीव्र गति से फैला, तब इस विद्रोह में निम्न वर्ग की और गैर संथालियों ने संथाल के साथ मिलकर इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परंतु ठीक इसके विपरीत कंपनी के पास आधुनिक हथियार थे दोस्तों उस टाइम पे, जिनके कारण दोस्तों उन्होंने क्या करा, इस विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह के पश्चात दोस्तों संथाल को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेज अधिकारी ने कुछ विशेष कानून लागू किए। संथाल परगना को पुनर्निर्माण कराया, जिसके अंतर्गत 5500 वर्ग का मील का एक क्षेत्र था, जो कि भागलपुर तथा मुंगेर के बीच में मौजूद था, वो दोस्तों संथालों को दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों विद्रोह संथाल विद्रोह का दमन किया गया अंग्रेजों द्वारा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब जानते हैं दोस्तों फ्रांसिस बुकानन के बारे में। आखिर फ्रांसिस बुकानन था कौन, जिसने हमें पहाड़िया लोगों के बारे में बताया, वो कौन था उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय विवरण के जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों फ्रांसिस बुकानन का रहा है, जो उस समय दोस्तों 1794 से 1815 की हमें जानकारी देता है, यानी कि टोटल 21 साल की जानकारी ये हमें देता है। इसके अलावा दोस्तों फ्रांसिस बुकानन ना तो कोई इतिहासकार था, ना ही कोई सेवा अधिकारी, फिर भी उसके विवरण तथ्य युगीन इतिहास के अच्छे स्रोत हैं। वो एक अच्छा चिकित्सक था। कुछ समय तक वह बेलजली का शल्य चिकित्सक बनकर रहा। उसने कोलकाता में एक चिड़ियाघर को भी स्थापित किया। ठीक है, तो दोस्तों फ्रांसिस बुकानन कोई इतिहासकार नहीं था, ये एक शल्य चिकित्सक था, और इसने कोलकाता में एक चिड़ियाघर को भी स्थापित किया था। ठीक है, फ्रांसिस बुकानन के बारे में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इस इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप। दोस्तों जो बाद में अलीपुर चिड़ियाघर घर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फ्रांसिस बुकानन द्वारा। कुछ समय के लिए दोस्तों वनस्पति विज्ञान का भी ये प्रभारी रहा। इसके अलावा दोस्तों बाद में बंगाल सरकार के निवेदन पर कंपनी के क्षेत्राधिकार वाली भूमि का इसने सर्वे भी किया। 1805 में वह अस्वस्थ हो गया, और वह ब्रिटेन वापस लौट गया। कब? 1805 में। और फ्रांसिस बुकानन अपनी माँ की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति के वारिस भी बने, और उन्होंने अपनी माँ का वंश का नाम हैमिल्टन अपना लिया, और फ्रांसिस बुकानन बुकानन हैमिल्टन इसे कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये थे हमारे फ्रांसिस बुकानन, जिन्होंने लगभग हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी दी, पहाड़िया लोगों के बारे में विस्तृत वर्णन किया। तो यही थे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा दक्कन दंगा आयोग। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग, इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर, और मैं आपको इसे समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, 12 मई 1875 ईस्वी को पुणे जिले के सुपा नामक गांव में यह आंदोलन हुआ। इस विद्रोह में सुपा गांव के रैयत ने मिलकर साहूकारों के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त किया। ठीक है दोस्तों, किसानों द्वारा साहूकारों के लेखा खाता जला दिया गया, और उन्हें घर में आग लगा दी गई। अनाज की दुकानें उस टाइम पे लूट दी गई, यानी किसानों के ने क्या करा, जो भी साहूकारों के लेखा खाता थे उन्हें जला दिया, और अनाज की दुकानों को भी लूट लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब ये दक्कन दंगा विद्रोह हुआ, तो उसको शांत करने के लिए 1875 में क्या हुआ, दक्कन दंगा आयोग बनाया गया। उसके तहत क्या हुआ दोस्तों, यह विद्रोह 1857 के विद्रोह की भांति था। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा मुंबई सरकार पर मामले की जांच कराने पर दबाव डाला गया। मुंबई सरकार ने क्या किया, जांच के लिए एक
सन 1875 ईस्वी में दक्कन में हुए विद्रोह की जांच के लिए एक आयोग को गठित किया गया, जिसको कहा गया दक्कन दंगा आयोग। ठीक है, जांच के बाद दोस्तों तैयारी की गई रिपोर्ट को 1875 में पार्लियामेंट भेजी गई। इस रिपोर्ट में रैयतों पर अत्याचार तथा उनमें असंतोष रैयत वर्ग तथा ऋणदाताओं के बयान, भू राजस्व की कीमतों तथा जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट तथा रैयतों की याचिकाओं को संकलित किया गया है, जो इतिहासकारों के इस विद्रोह के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध कराता है। तो यही था दोस्तों हमारा दक्कन दंगा आयोग, जिसको दोस्तों दक्कन दंगा में हुए विद्रोह को के बारे में पता करने के लिए इस आयोग को गठित किया गया था। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यही। आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा पूरा, और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको ये अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आ जाएगा। और दोस्तों जितने भी ये नोट्स मैंने ये लिखे हैं, इन्हें दोस्तों आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और इसके बाद दोस्तों आप एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके सिलेबस में चेंज हुए हैं। जो इससे पहले वाला मैंने चैप्टर आपको चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त पढ़ाया था दोस्तों, सिलेबस से हट चुका है, लेकिन गलती से मैंने वो पढ़ा दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे भी देख लीजिएगा। और लेकिन सिलेबस में है नहीं तो ना भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये वाला आपको जो चैप्टर है चैप्टर 10, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख लीजिएगा, और ये आपके सिलेबस में भी है। और आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं भी लूँगा